जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, अपना कक्षा 7 की ज्योग्राफी चल रही है और जिसमें 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और 5वें चैप्टर का नाम है जल। तो स्टार्ट करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? मतलब जल के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में या तो कोई नदी आएगी या कोई झरना, जलप्रपात, समुद्र, मतलब इन सब चीजों की बारे में अब हम क्या है सोचने लग जाते हैं। या फिर बरसात के बारे में कि कैसे या मूसलाधार वर्षा होती है, रिमझिम होती है, या टिप टिप कैसे बरसात होती है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं सोचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तो बच्चे जो पानी से गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, उनमें क्या करते हैं कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। और जब दोपहर तक, सुबह हमने देखा है कि गड्ढे में पानी भरा है, दोपहर तक या शाम तक जब हम दोबारा देखते हैं तो गड्ढे का जल समाप्त हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है गड्ढा। तो हमारे मस्तिष्क में ये भी विचार आते हैं कि ये जल कहाँ चला गया। तो ये जल कहाँ चला जाता है? ये भूमि के अंदर चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल बोलते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। मतलब सूर्य के जब किरण पड़ती है, ताप पड़ती है, तो सूर्य के ताप के कारण क्या है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, जल की वाष्प बन जाती है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और जब वो जल वाष्प ठंडी होती है तो संघनित होकर किसका रूप ले लेती है? बादलों का रूप लेती है। और यहाँ से वर्षा, मतलब और बादलों का रूप लेने के बाद वर्षा कैसे होती है? हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर होने लगती है। मतलब संघनित होकर जब वाष्प बादलों का रूप ले लेती है तो फिर वर्षा या तो हिमपात के रूप में होगी या सहिम रूप में वृष्टि होगी। और ये या तो धरती पे गिरेगी या समुद्र में, पर्वतों पे वर्षा हो जाएगी। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, मतलब जल का एक चक्र चलता रहता है। और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच, मतलब महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच क्या है? जल एक तरीके से चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया जल और फिर बादलों का रूप लेकर संघनित होकर वापस धरती पर आ गया, बहकर दोबारा समुद्रों में चला गया और फिर वाष्प बनकर, इस तरीके से जो चक्र चलता रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। मतलब जल एक थलशाला, हमारी जो पृथ्वी है एक थलशाला के रूप में है कि जो जल शताब्दियों पहले मौजूद था वो आज भी उपस्थित है वो जल। मतलब ये नहीं है कि जैसे आज जो जल हमारी नदियों, यहाँ भारत की नदियों में बहता हुआ देखते हैं हम, वो कभी हो सकता है अमेजन बेसिन में बहता हो या विश्व के कोई और दूसरे देश में बह रहा हो या कहीं समुद्र में हो और वो ही जल हमारे यहाँ आ गया हो, क्योंकि ये जल चक्र चलता रहता है इस चक्र के द्वारा। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पूर्व अमेजन नदी में बहता हो। क्योंकि जल का जो चक्र है वो चलता रहता है, तो हो सकता है वो पहले अमेजन बेसिन में बह रहा हो, अमेजन नदी में बह रहा हो, और आज हम उस जल का उपयोग हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों और समुद्रों का जल क्या होता है? लवणीय होता है। लवण की मात्रा उसमें उपस्थित होती है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ज्यादातर नमक कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है।
यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो उसके लिए देखते हैं हम ये तालिका। महासागर, महासागरों में जल कितना प्रतिशत है? 97.3% जल कहाँ पर उपस्थित है? महासागरों में। और बर्फ छत्रक के रूप में 0.2% झीलों का अलवण जल, झीलों का अलवण जल कितना है? 0.009। फिर स्थलीय समुद्र नमकीन झीलें, इनमें कितना है? 0.009। और वायुमंडल में है 0.0019। और नदियों में 0.0001। इस प्रकार जल का प्रतिशत कितना हो गया? 100% हो गया। और आपको पता है स्टूडेंट्स, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। 1000 ग्राम जल में जो लवण की मात्रा होती है, उपस्थित होती है, उसको लवणता बोलते हैं। और महासागरों में 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। कितना? महासागरों की जो औसत लवणता है वो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 प्रति लीटर लवणता होती है? इजराइल में जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बनाती है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है, और जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। प्यास, जब हम प्यासे होते हैं तो केवल जल ही प्यास बुझा सकता है। ऐसा नहीं कि जल की जगह हम किसी और चीज को उपयोग कर सकते हैं। जल का कार्य जल ही करता है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे में आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करके हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? कई बार होता है ना, अक्सर ज्यादातर लोगों के साथ होता है, मोटर चला दी, पानी बहता रहता है, और इस तरीके से हम जो जल का जो ये बहुमूल्य संसाधन है इसको बर्बाद करते हैं। और हम सब लोगों को ये सब चीज पता भी है कि जल का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन ऐसा फिर भी हम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जल का दुरुपयोग करते हैं। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्र के तट पर अब जब हम नंगे पैर चलते हैं तो जादुई सी अनुभूति होती है, क्योंकि जो समुद्र के तट पर वो रेत होती है, उस पर नंगे पांव चलने पर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में नवनीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जब हम वहां पर होते हैं तो वहां की मतलब लवणीय जो गंध, खुशबू आती रहती है, और लहरों का एक तरीके से संगीत, ये सब मतलब मंत्र मुग्ध करने जैसा माहौल होता है समुद्र के तट के ऊपर। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत, ताल और झीलों का जल कैसा होता है? शांत होता है। उसके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय जल क्या करता रहता है? हमेशा गति करता रहता है, चलता रहता है। और ताल और झीलों, इनका जल हमेशा मतलब शांत रहता है, गतिमान नहीं होता, और महासागरों का जल गतिमान होता है। यह जल कभी शांत नहीं रहता महासागरों का। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटे एवं धाराएं। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं महासागरों में आती रहती है। आपको पता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस स्टूडेंट्स 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन क्या है? जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है कि भाई जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इन सब बातों पर मतलब
22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, तो इनके बारे में विचार किया जाता है और भविष्य में जल को संरक्षित करने के बारे में भी विचार किया जाता है और कार्य भी किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है? तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है, मतलब हवा चलती है, तो तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है, क्योंकि जितना तेज हवा का वेग होगा तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है, क्योंकि जैसे ही गेंद समुद्र तट पर हम खेलते हैं तो जब गेंद जल में गिर जाती है तो तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। तरंगे जब आती है तो तरंगों के साथ जो वो गेंद होती है तो वापस तट पर लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जब महासागर की जो सतह होती है जिस पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं तरंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान आता है और तेज वायु चलती है तो क्या होती है? विशाल तरंगे, बड़ी बड़ी तरंगे, विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। उनको सुनामी भी कहते हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। कितना मापा गया था? 150 मीटर मापा गया है अब तक का विशाल सुनामी। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है, मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत का दक्षिणी छोर माना जाता था, वो बिल्कुल किस में डूब गया? समुद्र में डूब गया। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका आशय है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। कितनी मापी गई थी? 9.0 मापी गई थी रिक्टर पैमाने पर, जो कि ये एक बहुत ही विनाशकारी था। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, है पूरी तरह से इस सुनामी में डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति में 700 से 900 घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई।
समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब इस सुनामी में इतना नुकसान हुआ कि 10,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग इसमें बेघर हो गए और लाखों इसमें क्या हो गए, अनाथ भी हो गए। भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक इसमें क्या हुए, प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, मतलब हम पहले से भूकंप का अनुमान पूर्णतः नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। मतलब जब बड़ी सुनामी आती है तो उसके संकेत कितने घंटे पहले मिल जाते हैं, 3 घंटे पहले। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं अभी तक नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। सुनामी ज्यादातर कौन से महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। हिंद महासागर में कभी कभी ही ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। सुनामी मतलब भूकंप से प्रभावित होती है, भूकंप आता है जब सुनामी आती है, तो प्रशांत महासागर में ज्यादातर भूकंप आते हैं तो सुनामी आ जाती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। भाई जब सुनामी आती है, भूकंप आता है, तो जीवन और संपत्ति की बहुत ही ज्यादा क्षति होती है। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो लोग देखते रहे उस घटना को और जब फिर अचानक उन सारे लोगों की दर्शकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके अंतर्गत ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब ये काम नियम से होता है, 2 बार दिन में 2 बार जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो पीछे चला जाता है जल, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसे भाटा कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। मतलब जो सूर्य और चंद्रमा है, इसके जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर क्या आते रहते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। मतलब सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को क्या कहा जाता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है।
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। जो उच्च ज्वार होते हैं वो नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये कौन से? उच्च ज्वार। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। जब उच्च ज्वार आता है तो अनेक मछलियां हैं जो तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ज्वार भाटे का उपयोग। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। ये जो महासागरीय धाराएं होती है जो एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है, मतलब इनकी एक निश्चित दिशा होती है, उस दिशा में ये नियमित रूप से रोजाना बहती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। ये महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट सूर्य का ताप ज्यादा प्राप्त होता है। इस वजह से ज्यादातर जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। और ये भूमध्य रेखा से किधर प्रभावित होती है? ये ध्रुवों की ओर बहती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो कैसी है? शीत है। जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब वहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहां कोहरे वाला मौसम बनता है, मतलब हमेशा ऐसे लगता है जैसे कि कोहरा छाया रहता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, तो इस वजह से वहां पर कोहरा छाया रहता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जब ये कोहरा सा लगा रहता है तो छाया रहता है, तो नौ संचालन में इससे क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। नौ संचालकों को बहुत इसमें परेशानी उठानी पड़ती है। इसी के साथ आज अपना चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को भी देखें। धन्यवाद।